नमस्ते। चलिए आज विज्ञान के सबसे गहरे, सबसे अजीब रहस्यों में से एक में गोता लगाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया के सबसे जीनियस दिमागों को भी चक्कर में डाल दिया था। तो शुरू करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन से। उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। पता है क्या कह के? स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, मतलब दूर से होने वाली कोई डरावनी भूतिया हरकत। उन्हें लगता था कि नहीं भाई, यूनिवर्स के नियम ऐसे काम नहीं कर सकते। और बस यहीं से शुरू हुई इस कहानी की सबसे बड़ी बहस। तो सवाल उठता है, आखिर ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए। ये एक तरह का अदृश्य जादुई कनेक्शन है। जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से एंटेंगल हो जाते हैं, मतलब उलझ जाते हैं, तो वो एक सिंगल यूनिट बन जाते हैं। आप एक के बारे में दूसरे के बिना बात ही नहीं कर सकते, फिर चाहे वो दोनों यूनिवर्स के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों ना हो। इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है स्पिन का उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे ही जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम एक को चेक करते हैं और पाते हैं कि उसका स्पिन अप है, तो उसी पल इंस्टेंटली हमें पता चल जाता है कि दूसरे वाले का स्पिन डाउन ही होगा। कोई देरी नहीं, कोई टाइम लैग नहीं। और बस यही इंस्टेंट कनेक्शन आइंस्टाइन के गले नहीं उतर रहा था। और देखिए, ये सिर्फ किताबों में होने वाली कोई मामूली बहस नहीं थी। नहीं, ये तो सीधे सीधे रियलिटी के नेचर पर एक जंग थी कि असल में हमारा ब्रह्मांड काम कैसे करता है। और इस जंग में एक तरफ कौन खड़ा था? खुद एल्बर्ट आइंस्टीन। तो साल 1935 में आइंस्टाइन ने अपने दो साथियों पोडोल्स्की और रोसिन के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश किया। इसे आज ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। उनका तर्क बहुत सीधा था। वो कह रहे थे कि भाई, ये कोई जादू टोना नहीं हो सकता। जरूर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमसे छुपी हुई है, कुछ हिडन वेरिएबल्स जो इन पार्टिकल्स के अलग होने से पहले ही तय कर देते हैं कि वो आगे चलकर कैसा बिहेव करेंगे। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड व्यू थे। एक तरफ थे आइंस्टाइन, जिनका मानना था लोकल रियलिज्म में, मतलब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पहले से ही तय होती हैं, हम उन्हें देखें या ना देखें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकते। सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ थे नील्स बोर और क्वांटम मैकेनिक्स का खेमा। उनका कहना था कि नहीं, प्रॉपर्टीज तो तब तक होती ही नहीं है जब तक हम उन्हें नाप ना ले, और हमारा यूनिवर्स नॉन लोकल है, मतलब एक जगह कुछ हुआ और उसका असर तुरंत फौरन कहीं और हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइंस्टाइन ही इसकी अहमियत समझ रहे थे। इरविन श्रोडिंगर को तो सब जानते हैं, उनकी बिल्ली वाली पहेली के लिए। उन्होंने कहा था कि एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स की कोई एक खासियत नहीं, बल्कि यही वो चीज है जो इसे क्लासिकल फिजिक्स से पूरी तरह अलग बनाती है। मतलब ये कोई साइड टॉपिक नहीं था, ये इस नई फिजिक्स की जान थी, इसका दिल था। तो कई दशकों तक ये बहस सिर्फ बातों में ही, फिलॉसफी में ही चलती रही। कोई तरीका ही नहीं था ये पता लगाने का कि आखिर सही कौन है, आइंस्टाइन या बोर। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है एक ऐसे फिजिसिस्ट की जिसने इस पूरी बहस को सुलझाने का एक रास्ता खोज निकाला। और इनका नाम था जॉन एस बेल। साल था 1964। बेल ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने इस फिलॉसफिकल बहस को लैब में टेस्ट करने लायक एक सवाल बना दिया। उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे ये पता चल सकता था कि आइंस्टीन के वो हिडन वेरिएबल्स, वो छुपी हुई जानकारी सच में है भी या नहीं। अब बेल ने जो थ्योरम दिया वो था बेल्स इनइक्वालिटी। अब इसका मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। उन्होंने एक तरह की कह सकते हैं एक लिमिट तय कर दी। उन्होंने कहा, देखो, अगर आइंस्टाइन सही हैं और दुनिया में कोई स्पूकी एक्शन नहीं होता, तो इन उलझे हुए पार्टिकल्स के मेजरमेंट्स के बीच जो कोरिलेशन होगा उसकी एक ऊपरी सीमा होगी, वो उस लिमिट को पार नहीं कर सकते। तो अब टेस्ट एकदम सीधा और साफ था। एक्सपेरिमेंट करो, इन पार्टिकल्स के कोरिलेशन को नापो। अगर नतीजे बेल की बताई लिमिट के अंदर रहते हैं तो आइंस्टाइन सही है, लेकिन अगर वो नतीजे उस लिमिट को तोड़ देते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स वाकई उतना ही अजीब और स्पूकी है जैसा क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। और फिर आया इस साइंटिफिक मिस्ट्री का क्लाइमैक्स। दुनिया भर की लैब्स में बेल के इस टेस्ट को करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए और धीरे धीरे नतीजे आने लगे। हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये दशकों लंबी एक यात्रा थी, एक थियोरेटिकल पहेली से शुरू होकर एक नोबेल प्राइज जीतने वाली खोज तक।
1972 में क्लॉजर और फ्रीडमैन ने पहला टेस्ट किया। फिर 1982 में एलन एस्पेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स ने और भी पक्के सबूत दिए और आखिरकार 2022 में इसी काम के लिए इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। हर एक्सपेरिमेंट, हर नतीजा एक ही तरफ इशारा कर रहा था और फैसला एकदम साफ था, बिना किसी शक के। बार बार हर एक्सपेरिमेंट में बेल की लिमिट टूट रही थी। डेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स की वो स्पोकी भविष्यवाणियां सही हैं, आइंस्टीन गलत साबित हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो हिडन वेरिएबल्स जैसी कोई चीज नहीं होती, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पहले से तय नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनिवर्स वाकई नॉन लोकल है। एक जगह पर किया गया एक एक्शन तुरंत बिना किसी देरी के दूसरी जगह पर असर डाल सकता है। वो स्पूकी कनेक्शन, वो सच है, वो असलियत है। तो ठीक है, रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि ये स्पूकी एक्शन सिर्फ एक अजीबोगरीब पहेली नहीं है। अरे, ये तो एक जबरदस्त रिसोर्स है, एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। और आज इसी एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल पर पूरी की पूरी नई टेक्नोलॉजीज खड़ी हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। ऐसे कंप्यूटर्स जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की, जिससे सुपर सिक्योर अनब्रेकेबल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और ये सब उसी स्पूकी एक्शन की वजह से हो रहा है जिसे कभी खारिज कर दिया गया था। चलो इसका एक बहुत ही कूल सा उदाहरण देखते हैं, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। नहीं, ये स्टार ट्रेक वाला बीम मी अप स्कॉटी नहीं है, पर ये उससे कम कमाल का भी नहीं है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम दो पार्टिकल्स ए और बी का एक एंटैंगल्ड जोड़ा बनाते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं। फिर पहली जगह पर हम एक तीसरे पार्टिकल सी को ए के साथ एंटैंगल करते हैं। अब हम ए और सी को नापते हैं, जिससे उनकी ओरिजिनल स्टेट खत्म हो जाती है। इसके बाद इस नाप का जो रिजल्ट आता है उसे हम नॉर्मल तरीके से, जैसे ईमेल से, दूसरी जगह भेजते हैं। और फाइनली इस जानकारी का इस्तेमाल करके पार्टिकल बी को पार्टिकल सी की हूबहू कॉपी में बदल दिया जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट हुई, मैटर नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये सब लाइट की स्पीड से तेज कम्युनिकेशन नहीं है। ये आइंस्टाइन के किसी भी नियम को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि टेलीपोर्टेशन पूरा करने के लिए आपको वो जो मेजरमेंट का रिजल्ट था ना, उसे क्लासिकल तरीके से भेजना पड़ता है, मतलब फोन से या इंटरनेट से। और ये सब लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकते। तो कोई पैराडॉक्स नहीं है, सब कुछ फिजिक्स के नियमों के अंदर ही है। तो सोचिए हमने सफर कहाँ से शुरू किया था, एक ऐसी पहेली से जिसने आइंस्टीन तक को परेशान कर दिया था, और हम पहुंचे कहाँ, एक ऐसे प्रिंसिपल पर जो हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी को पावर दे रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर एंटैंगलमेंट ने हमें ये दिखा दिया कि रियलिटी इतनी अजीब, इतनी स्पूकी हो सकती है, तो हमारे इस ब्रह्मांड में अभी और कितने ऐसे ही गहरे डरावने सच छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।